हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कौन होता है? रीजनिंग। कौन होता है? रीजनिंग होता है। और रीजनिंग एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि जिसमें आप 100% यानी आउट ऑफ नंबर लाए जा सकते हैं। बल्कि अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें आउट ऑफ नंबर लाए जाते हैं, कई ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जो इनके अंदर क्या लाए हैं? आउट ऑफ नंबर्स लाए हैं। तो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि आप रीजनिंग में ऐसा क्या करें कि आपके भी क्या है 100% स्कोर हो जाए। ये एक स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाली है? गाइडेंस होने वाली है। अगर आप सारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तो आप भी इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक और खोलते हैं सबसे पहला स्टेप। स्टेप नंबर 1, नो योर सिलेबस। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ना तो चालू कर देते हैं, पर वो एक अपना फिक्स टारगेट नहीं बनाते। उन्हें अपने सिलेबस के बारे में, अपने जो भी उनका एग्जाम है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ तो अपना एक एग्जाम फिक्स करिए कि आपको एसएससी करना है, आपको बैंक की तैयारी करनी है, आपको रेलवे की तैयारी करनी है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। जो भी एग्जाम है उसमें आपका सिलेबस क्या है। अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो रीजनिंग में किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको देखना है। और देखने के साथ साथ क्या करना है आपको, जो भी आपका सिलेबस है या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना पॉसिबल नहीं है तो आप एक काम करिए, हाथ से लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? हाथ से कि चैप्टर नंबर 1 आपका रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस है, दूसरे नंबर पर क्लॉक है, कैलेंडर है। ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए और उसको साथ साथ अपने स्टडी टेबल पर साथ में चिपका लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको पता होगा कि आप किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और फिर चलते हैं आपके सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप होता है कंप्लीट योर सिलेबस। कंप्लीट द सिलेबस या योर सिलेबस, जो भी आप बोलना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, लोग सिलेबस आ गया पर क्या करते हैं, लोग छांटने लगते हैं कि सर मैं ये छोड़ दूं क्या, सर मैं वो छोड़ दूं क्या। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है, भले ही उस चैप्टर से 4 साल से क्वेश्चन ना आया हो, 5 साल से क्वेश्चन ना आया हो, पर आपको उसको छोड़ना नहीं है। पढ़ना ज़रूर है। हाँ, आप उसकी प्रैक्टिस कम कर सकते हैं, आप उसको रिवीजन में कम टाइम दे सकते हैं, पर आपको उस चैप्टर को पढ़ना ज़रूर है, उसके सारे टाइप पढ़ना ज़रूर है। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 60 टाइप बनते हैं और आप 2 टाइप पढ़ के बोल रहे हैं कि भैया हमारा सिलेबस हो गया। ऐसा नहीं, आपको हर चैप्टर का हर टाइप पढ़ना है, उसके हर तरीके को देखना है, आपको हर चैप्टर पढ़ना है, तभी आपका सिलेबस क्या माना जाएगा? कंप्लीट माना जाएगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलूँ, ये एक सजेशन ही आप मान सकते हैं कि फॉलो ओनली वन टीचर और रिसोर्स। लोग क्या करते हैं कि पढ़ना चालू करा, यूट्यूब खोला, सर्च करा क्लॉक, 3 वीडियो आ गई, तीनों क्लॉक की अलग अलग टीचर की, सिर्फ क्लॉक ही देख रहे हैं। या फिर क्लॉक देख लिया फलाने टीचर का, फिर कैलेंडर देख लिया फलाने टीचर का, फिर ब्लड रिलेशन देख लिया किसी और टीचर का। आपको ऐसा नहीं करना। आप अगर पढ़ रहे हैं तो किसी एक टीचर का डेमो लीजिए। एक टीचर नहीं, मतलब डेमो आप जितने टीचर का चाहते हैं उतने का ले लीजिए, पर किसी एक को सिलेक्ट करिए। उन पर भरोसा कर लिया अगर, तो उन्हीं को फॉलो कीजिए। सिर्फ वही टीचर जो होंगे उनके ही आपको क्लासेस लेनी है, उनकी ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उनकी जो आपकी सीट्स होंगी वो आपको सॉल्व करनी है। आपको 17 जगह नहीं भटकना। 17 जगह भटकने से क्या होता है कि आप पढ़ने की जगह कंपेयर करने लगते हैं कि ये जो फलाने एक्स सर थे, इनने वाई सर के कंपेरिजन में एक टाइप कम पढ़ाया, ये जो फलाने एक्स सर हैं इनने वाई सर की जगह पे अच्छी शायरी नहीं सुनाई। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक टीचर या एक रिसोर्स अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो उन्हीं को फॉलो करना है, उसी को बार 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 पढ़ना है। आपको 17 जगह नहीं भटकना, सिर्फ एक और एक रिसोर्स को फॉलो करना है। चलते हैं हमारी वीडियो में आगे की तरफ और हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। क्या होता है, बहुत लोग ये समझते हैं कि मैंने क्लास ले ली, मैंने नोट्स बना लिए और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, वो बस शुरुआत है। वो बस क्या है? शुरुआत है। असली काम चालू होता है रिवीजन और प्रैक्टिस से। क्या होता है, रिवीजन थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि क्लास में टीचर आपके सामने खड़ा होता है, आपको पढ़ा रहा होता है, चीज़ें बता रहा होता है, तो आपका इंटरेस्ट बनता है। पर रिवीजन में और प्रैक्टिस में ज़्यादातर काम आपको खुद करना है, ज़्यादातर काम आपको खुद करना है। इसलिए स्टूडेंट इसमें ज़्यादातर क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने क्या करनी है, सिलेबस जाना। फिर आपने क्या करा, उस सिलेबस को कंप्लीट करा। कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको उसी में एक सजेशन दिया कि भैया एक ही रिसोर्स, एक ही टीचर से आपको पढ़ना है। फिर आती है बात किसकी? रिवीजन और प्रैक्टिस की। तो रिवीजन और प्रैक्टिस में सबसे पहली चीज़ तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे? क्लास रेगुलर अटेंड करके। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने नोट्स बनाएंगे। मैं जानता हूँ डिजिटल का टाइम है, आपको 17 जगह आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल हो जाते हैं, पर मैं आपसे इतना चाहूँगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट जरूर बनाएं, जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट लिखें। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे अब क्लॉक है, क्लॉक में आपको एंगल वाला फॉर्मूला लिखना है, तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, उसका एक एग्जाम्पल लिख लिया, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिविजन करने में ईजी मिलेगा। जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। दूसरी चीज, अब जैसे आप मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट भूल गए तो अब आप पूरी क्लास दोबारा नहीं देख सकते, तो आपको उन नोट्स से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप जल्दी जल्दी क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तीसरी चीज, रिवाइज क्लास नोट्स मिनिमम कितनी बार? 3 बार। लोग क्या करते हैं, एक बार क्लास देख ली और उसको छोड़ दिया,
ऐसा नहीं करना है। एक क्लास में आप सीख जाते हैं, मैं मानता हूँ आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, आप एक ही बार में सब चीज़ें सीख जाते हैं, पर आपको मिनिमम उस क्लास का रिवीजन 3 बार जरूर करना है। कितनी बार करना है? 3 बार। इससे क्या होता है, वो चीज़ें आपके दिमाग में अपना स्पेस बना लेती हैं और वो चीज़ आपको लॉन्ग ड्यूरेशन याद रहती है। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया, पता चला 1 महीने बाद फिर दूसरा पेपर है, फिर आप उसके लिए दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना। इससे अच्छा एक बार पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो और अच्छे से उसका क्या करो, रिवीजन करो। अगली चीज आती है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अगली चीज क्या आती है आपकी? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। देखिए, आपने क्लास अटेंड कर ली, आपने अपने नोट्स बना लिए, उन नोट्स का आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया? 3 बार। तो जो आपने नोट्स में क्वेश्चन लगाए होंगे उनका भी रिवीजन हो गया। अब आती है चीज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जैसे आपने मान लो क्लॉक चैप्टर पढ़ा, क्या पढ़ा? क्लॉक। तो अब आपको उस क्लॉक के मिनिमम, जैसा आपका एग्जाम में वेटेज है उस हिसाब से आपको उसके क्या लगाने, क्वेश्चन। अगर कोई चैप्टर ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, नंबर सीरीज हुआ, मिसिंग नंबर हुआ, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिनमें लॉजिक ज्यादा होते हैं, उनके आपको ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, उनके आपको 250, 300, 400 क्वेश्चन लगाने हैं। पर ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, अब उससे उससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके आप 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अगली चीज क्या होगी आपकी? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जनरली आप जिन भी टीचर से पढ़ेंगे वो आपको प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस शीट मान लीजिए नहीं भी मिल रही है आपको किसी रीजन से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई एक ऑथेंटिक बुक, जो बुक आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको ऐसा लगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छा है, बल्कि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, पीवाईक्यू लेना बेस्ट है। पीवाईक्यू लेना बेस्ट है। अगर आप एसएससी पढ़ रहे हैं तो एसएससी की पीवाईक्यू ले लीजिए, बैंक पढ़ रहे हैं तो बैंक की एक पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, जिसमें चैप्टर वाइज क्या दिए हो, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए हो और उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगली चीज आती है मॉक टेस्ट, या इसी को आप बोल सकते हैं मिक्स प्रैक्टिस। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? मिक्स टेस्ट, मिक्स प्रैक्टिस। क्या होता है, बहुत लोगों से चैप्टर वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, पर जब सारी चीजें एक साथ आती है, इधर से क्लॉक पढ़ रहा है, इधर से कैलेंडर पढ़ रहा है, सामने से डायरेक्शन आ गया, पीछे से कोडिंग डिकोडिंग पकड़ लिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पजल होके क्या होते हैं, नर्वस होके अपना जो भी टेस्ट है या जो भी एग्जाम है वो क्या कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। तो आपको एग्जाम से फेमिलियर होने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो चैप्टर वाइज आएगा नहीं, एग्जाम में तो कैसा आएगा, मिक्स, तो उससे फेमिलियर होने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट कब लगाना है? जब आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप क्या लगाने लगिए, मॉक लगाने लगिए। मॉक लगाइए, डेली लगा पाए तो डेली, हफ्ते में लगा पाए तो हफ्ते में, पर मॉक जरूर लगाइए। बहुत लोग ये गलती करते हैं, सिलेबस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो पहले आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाती है, आपका ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, खुद को एनालाइज करना है। मतलब क्या? ऐसा नहीं कि टेस्ट करा, उसको सबमिट कर दिया, स्कोर देख लिया कि हाँ भैया मेरे 25 में से 22 नंबर आ गए और उसको छोड़ दिया। नहीं, आपको ये देखना है कि आपके 3 नंबर कहाँ कटे। आपको ये देखना है कि आपके जो 22 क्वेश्चन सही हुए, उनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनमें आपने जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया, या ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपको पहली बार पढ़ने में नहीं आए थे। तो आपको खुद को एनालाइज करना है। आप खुद को ज्यादा समझते हैं, आपको कोई टीचर, कोई दूसरा इंसान इतना नहीं समझा सकता जितना आप खुद को समझा सकते हैं। तो आपको खुद के बारे में समझना होगा कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, किस में मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है, किस में मेरा कम टाइम लग रहा है। आपको उसको जरूर से जरूर देखना है और तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर दिन प्रतिदिन कर पाएंगे। और इसके अलावा सिर्फ एक छोटी सी बात और है कि बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटिव। मोटिवेटेड। अगर एक बात है, सिंपल चीज है, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आपकी इरेगुलरिटी होगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपने तैयारी चालू करी है, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ज्ञान अर्जन कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और हमेशा क्या रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सिर्फ पढ़ाई को करते रहिए। बाकी लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा, वीडियो देखने के लिए क्या धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।